हेलो एवरीवन। आज है 22 जून और आज हमारे पास दो आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। तो पहला आर्टिकल है फ्रॉम प्लेट टू प्लाव क्राइसिस एंड मोबिलाइजेशन। तो ये आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अभी सिचुएशन जो हमारे कोविड-19 की वजह से हमारे पक्ष में नहीं है और हमारे पास रिसोर्सेज बिल्कुल सीमित है और इन सीमित रिसोर्सेज को ही हमें इसको एंकर बनाना है ताकि आगे चल कर के हम अपनी स्थिति को सुधार सकें। तो एक तरफ राइटर जो है बताना चाह रहे हैं कि एक रिसोर्सेज हमारा बफर स्टॉक से जो है लिया जा सकता है और बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी इसके बारे में थोड़ा सा डीपली हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहली बात ये है कि रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मोबिलाइज क्या होता है? मोबिलाइज का मतलब होता है कि एक जगह पर जब कोई संसाधन ज़्यादा है और वहाँ पर आवश्यकता कम है, तो आप वहाँ से लेकर के जहाँ पर आवश्यकताएं ज़्यादा है और संसाधन कम है, आप उसको वहाँ पर लगा दीजिए। तो अब हमें सरकार को अब ये देखना पड़ेगा कि किस किस जगह पर लीकेज है, किस किस जगह पर संसाधन ज़्यादा है, आवश्यकता कम है, और कहाँ आवश्यकता ज़्यादा है और संसाधन कम है। ठीक है, तो उस चीज़ को अब अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की बात की जा रही है। बफर स्टॉक की तरफ जो है यहाँ पर ध्यान दिलाया जा रहा है। तो अब देखिए, समस्या देख लेते हैं कितना बड़ा है हमारे पास। इकोनॉमिक क्राइसिस अभी हमारी चल रही है। फिस्कल डेफिसिट 10% से 11% प्रेडिक्ट किया जा रहा है। 11% ऑफ जीडीपी हमारा हो सकता है क्या, मतलब ये कंफर्म है। ऐसा ही सिचुएशन जो है हमारे सामने ऐसा ही बना हुआ है। तो अब सवाल ये है कि अब हमें स्कैनिंग करना पड़ेगा उस चीज़ों को कि जहाँ पर हम अनप्रोडक्टिव है, जो चीज़ें हमारे पास वो संसाधन है लेकिन वो अनप्रोडक्टिव है, उससे हमें कोई लाभ अभी नहीं हो रहा है, तो उसको लाभ के योग बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार कोशिश भी कर रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है जो अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रही है, सरकार ये भी चाहती है कि अब उसका बर्डन को कम कर दिया जाए, उन प्राइवेट सेक्टर को उनको जो है प्राइवेट एंटिटी को बेच दिया जाए और उससे जो पैसे प्राप्त होते हैं फिर उससे जो है स्थिति को सुधारने में काम में लाया जाए। तो सरकार इस कदम इस और बढ़ चुकी है। 1 लाख करोड़ जो है सरकार को इससे आ सकती है, जो सरकार जो बाकी जो प्राइवेट कंपनियों को बेच करके जो पैसा मोबिलाइज करना चाह रही है उसका ये एक बहुत बोल्ड कदम है। इसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू है इसके अंदर, लेकिन ये बोल्ड कदम कह सकते हैं कि उस एंटिटी को अब सरकार लेकर के नहीं चलना चाहती, जिससे कि सरकार के ऊपर बर्डन पड़ता है बार बार, जिससे कि घाटाएं ज़्यादा होती है और फ़ायदा कम होता है। तो ये बात है। ठीक है, इसमें एक कंपनी BPCL की बात है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेट लिमिटेड। इसकी बात कुछ और है। ये एक एक्सेप्शनल है, ये कह सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है भारत सरकार को जो है बेनिफिट ही दे रही थी, नुकसान नहीं दे रही थी, लेकिन भारत सरकार इसको भी बेचना चाहती है। तो वैसे मजबूरी है, ये कह सकते हैं। ये इंटरप्राइजेज को ज़्यादा नुकसान ही, घाटे में ही रह रही है, तो इस वजह से सरकार ये कदम उठा चुकी है। प्राइवेट मोबिलाइजिंग कर रही है सरकार, चीज़ों को सही जगह पर यूटिलाइज करना चाह रही है। तो एक और रास्ता बताया जा रहा है कि तकरीबन हमारे पास FCI के गोदाम में, फूड कॉरपोरेशन इंडिया के गोदाम में हमारे पास जो है तकरीबन 97 मिलियन मेट्रिक टन अनाज पड़ा हुआ है। ठीक है, 97 मिलियन मेट्रिक टन हमारे पास बफर स्टॉक है। तो अब कहा जा रहा है कि 97 मिलियन मेट्रिक टन बहुत ज़्यादा है। बफर स्टॉक 41 मिलियन मेट्रिक टन ही काफ़ी है, जबकि हमारे पास 97 मिलियन मेट्रिक टन है। ठीक है, तो बफर स्टॉक के लिए 41 मिलियन मेट्रिक टन ही काफ़ी है। तो ये क्या हो गया, बाकी का 41 मिलियन मेट्रिक टन के बाद हमारे पास जितना भी अनाज है वो बिल्कुल कह ले अनप्रोडक्टिव है और कैपिटल लॉक है। वो हमारे कैपिटल लॉक, आप समझ रहे हैं कि जो पूंजी है उसको लॉक करके वो रखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को सही तरीके से अब यूटिलाइज करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्सेज उस जगह पर नहीं छोड़ सकते जहाँ पर से हमें लाभ बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। तो अब एक्सेस स्टॉक थ्रू ओपन मार्केट, तो सरकार इसको कैसे यूटिलाइज कर सकती है? तो कर सकती है सरकार, ओपन मार्केट कर सकती है। ओपन मार्केट किसी को भी इनवाइट कर सकती है, जो भी व्यक्ति उसको प्रोक्योर चेक करना चाहता है, खरीदना चाहता है, उसको प्राइवेट सेक्टर को सरकार जो है ओपन मार्केट
में बेच सकती है। तो इसके लिए देखिए एक हम सरकार देखिए 1947 के बाद जब हमारी देश आज़ाद हुई थी तो खाद्य पदार्थ की जो है हमारे देश में काफ़ी दिक्कतें थी। हम उतना नहीं उपजा पा रहे थे, हमारा अनाज उतना कैपेसिटीज़ नहीं था जितना कि हमारी खपत थी। तो कई सारे देशों से हम जो है खरीदते थे। PL4 जो है हम लोग खरीदते थे अमेरिका से, गेहूं जिसमें खरीदा जाता था और सस्ते दाम पर भी हमें प्रोवाइड की जाती थी। तो उसको लेकर फिर बाद में जो चुनौतियां पैदा हुई, हरित क्रांति आया, ठीक है। तो वो सब चीज़ें तो ठीक थी। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे हमारे देश में जो है फूड सिक्योरिटी को लेकर जो है भारत जो है सक्षम हो गया और कैपेसिटीज़ हमारी जो है इन्हेंस हो गए बाकी देशों के मुकाबला में। तो अब ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 41 मिलियन बफर स्टॉक काफ़ी है, जबकि 97 मिलियन मीट्रिक टन है। तो इस प्रोक्यूर कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को इसको जो दे सकते हैं। तो पहले क्या था ना कि जो जमाखोरी की जो बात थी कि प्राइवेट सेक्टर जो है जमाखोरी नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को खरीद करके एक ही एंटिटी जो है रख नहीं सकती है। इसके लिए एक कानून सरकार ने बनाई थी, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ठीक है। स्टॉक लिमिट करने की इसमें बात थी कि जो है स्टॉक लिमिट किया जाए और चीज़ों को एक ही व्यक्ति के पास जो है जमा नहीं होना चाहिए। तो अब कहा जा रहा है कि सिचुएशन अब बिल्कुल बदल चुकी है। अब हमारे पास खाद्य पदार्थों की आवश्यकताओं की कोई कमी नहीं है और चीज़ें बिल्कुल हमारे पास सफिशिएंट है। तो अब इस लॉ में जो है संशोधन किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। अब इसकी आवश्यकता बिल्कुल देखा जा रहा है कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो प्राइवेट एंटिटी को जब हम इनवाइट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, प्रोक्यूर करेंगे तो चीज़ों को वो जमा ही करेंगे। तो ये एक्ट को जो है इसको अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। तो इसको किया जाएगा और साथ ही साथ जो है चीज़ों को मोबिलाइज करने की तरफ जो है सरकार बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बात इसमें कहा जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए कि हमारे पास देखिए क्या है ना कि जो सरकार जो देती है, जो सरकार FCI को जो पैसे देती है खरीदने के लिए तकरीबन 1 लाख करोड़ देती है, ठीक है। लेकिन FCI जो है बाकी का पैसा NFSS से प्राप्त करती है, FFS इससे प्राप्त करती है। तो जब ये इससे पैसे प्राप्त करती है तो सरकार FCI को जो है इनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है 8.8%। 8.8% जो है इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि अब जो लेना पड़ रहा है, चीज़ें जो लेना पड़ रहा है सर, जो NFF से जो है कर्ज लेना पड़ रहा है, उसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है FCI को। और ख़ास तौर से ये जो दिक्कतें हैं, अब इस दिक्कतों को जो है इसको इस हेडेक को बिल्कुल अब छोड़ देना चाहिए। और बफर स्टॉक जितना भी 41 मिलियन मीट्रिक टन काफ़ी है, तो इतना ही रखा जाए। और ख़ास तौर से जो लीकेज है, देखिए कहा जा रहा है कि देखिए अब समय आ गया है कि सरकार जो है कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र करे तो बेहतर है। इससे क्या होगा, कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र करने से जो लीकेज है, जो तकरीबन जो लीकेज होता है, जो भ्रष्टाचार, जो करप्शन होती है, ये तकरीबन जो है इसको सख्ती के साथ अगर जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट कर दे तो 50,000 करोड़ रुपये सरकार जो है अच्छे तरीके से बचा सकती है हर साल, ठीक है। तो इसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये एक बात कहा जा रहा है। और फिर जो फूड सब्सिडी जो देना पड़ता है सरकार को, फूड सब्सिडी तकरीबन 1.5 लाख करोड़ जो है फूड सब्सिडी जो है सरकार देती है। तो ये फूड सब्सिडी तो सरकार देती है और FCI इसको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और FCI भी जो अनाज जो खरीदती है वो 1 लाख करोड़ ही जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है और FCI को कर्ज लेना पड़ जाता है NFFS से, ठीक है। तो ये कर्ज लेने के बाद जो है इनको 8.8% जो है इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे हेडेक से जो है रिलीफ लेना चाहिए सरकार को। और ये चीज़ें जो हो रही है, जो बफर स्टॉक जो ज़्यादा है उसको लिमिटेड किया जाए। और अभी जो बफर स्टॉक ज़्यादा है तकरीबन इसको जो है प्राइवेट सेक्टर को ओपन मार्केट में बेच करके सरकार तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है पैसे की जो है बचत कर सकती है। 1 लाख करोड़, जो कि ऐसी स्थिति में जबकि हमारे पास बॉर्डर पर भी क्लेसेस है, पेंडेमिक का भी बहुत बड़ा टफ चुनौती है, इकोनॉमी भी ख़राब है। तो ये सब को देखते हुए जो है अगर 41 मिलियन मीट्रिक टन रख करके बाकी को अगर ओपन मार्केट में बेच दिया जाए तो 1 लाख करोड़ का सरकार को अगर ये चीज़ें आ जाती है तो बिल्कुल बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात कही जा रही है। दूसरा आर्टिकल हमारे पास है चलिए ये चीज़ हो गया। दूसरा आर्टिकल हमारे पास है फाइटिंग ए डबल पेंडेमिक। तो देखिए डबल पेंडेमिक क्या है, एक तरफ तो कोरोना वायरस जो कि एक महामारी पूरे जो है भारत को और पूरी दुनिया को चपेट में ली हुई है,
दूसरी तरफ देखिए क्या है कि महिलाओं को एक डोमेस्टिक वायलेंस को जो है पीड़ा जो है दंश जो है बर्दाश्त करना पड़ता है। लॉकडाउन के वजह से जो स्ट्रेस बना है, जो एंजाइटी जो लोगों के अंदर जो बन रही है, जो लोगों के अंदर स्वभाव में जो चेंजिंग पैदा हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि इसका शिकार सबसे ज़्यादा महिलाएं हो रही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड के एक एक्सपीरियंस बताया गया है कि जब सेंटरबरा में अर्थक्वेक आया था न्यूजीलैंड में, तो 53% वुमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस में जो है इंक्रीजमेंट देखा गया। यानी कि जब भी कोई विपत्ति पैदा होती है, कोई भी संकट आता है, तो इस संकट का सबसे भारी जो है मार महिलाओं के ऊपर ही पड़ती है। रिपोर्ट में ये बात बताने की कोशिश की जा रही है। तो पेंडेमिक जो पूरे दुनिया में जो है, और इसके लिए ख़ास तौर से भारत में जो है डोमेस्टिक वायलेंस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। महिलाओं को जो है पीड़न जो है बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसके लिए किस किस तरीके से महिलाओं को जो है चीज़ों को जो है पीड़ित किया जाता है। देखिए, अब इसके वजह से जो है लॉकडाउन की वजह से जो सिचुएशन बनी है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है बढ़ा है महिलाओं में। और जो है क्या होता है, कई बार अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है कि जो महिला माताएं जो है वो हेल्दी नहीं होती है, लेकिन प्रेगनेंसी उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। और फिर अर्ली फोर्स मैरिज कराया जाता है। अभी भी ये चीज़ें हमारे देश में है। तो ये सब चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा महिलाओं के ऊपर जो है निगेटिव प्रभाव डालती है। ठीक है। और फिर कहा जा रहा है कि जो एक महिलाओं के लिए जो वायलेंस शेल्टर जो बनाया गया था, जो चीज़ों को जो है हेल्थ को और समस्याओं को टैकल करने के लिए जो महिलाओं के लिए ख़ास तौर से, तो उसको भी जो हेल्थ फैसिलिटी सेक्टर में बदल दिया गया। और फिर कहा जा रहा है कि जैसे कि इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो पहले 25% जो है ये कॉलें आती थी, अब जो है इसका जो है बढ़ोतरी तकरीबन 300% तक बढ़ गया है। तो इससे पता चल रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसको लेकर जो है कंट्री का, कॉमनवेल्थ कंट्री का कंसर्न भी है। 55 कंट्री है जो ये चाहती है कि जो है महिलाओं के प्रति जो विक्टिम जो है, जो महिलाएं, उसके लिए सेफ गार्ड बनाया जाए और चीज़ों को सही तरीके से ट्रेस किया जाए, टैकल किया जाए, उसके लिए इम्पॉर्टेंट कदम उठाया जाए। और फिर देखिए कहा जाता है कि इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि महिलाओं का जो हेल्थ ख़राब होता है और जो गरीबी है, जो वो उनके पास जो शिक्षा नहीं होता, ठीक है, हेल्थ ख़राब होना और शिक्षा ना होना, ये दो मेन रीज़न है जिसके वजह से महिलाएं जो है बिल्कुल वल्नरेबल हो जाती है। और उनके लिए जो है शोषण जो है करना बिल्कुल उन लोगों के लिए ईजी हो जाता है जब महिलाओं के पास ज्ञान नहीं होता है, शिक्षा नहीं होती है, हेल्थ अच्छा नहीं होता है, तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो इसके लिए सरकार को बहुत अर्जेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो सिचुएशन अभी डोमेस्टिक वायलेंस का जो अभी देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए जल्दी से एफिशिएंट कदम उठानी ज़रूरी है। और एक आर्टिकल और है, वो आर्टिकल का मैंने नोट्स नहीं बनाया, लेकिन जो उसमें इम्पोर्टेंट बात है वो बताया जा रहा है कि देखिए सवाल ये है कि क्या भारत टू फ्रंट पर वार लड़ सकता है। टू फ्रंट समझ रहे? टू फ्रंट का मतलब हुआ कि जैसे कि एक फ्रंट पर हमारे पास जो है चुनौती है, वार की चुनौती है। अगर उस फ्रंट पर अगर वार हो जाए, तो क्या अगर कोई और बॉर्डर पर अगर हमारे पास अटैक कर दे, हमारे देश में अटैक कर दे, तो क्या हमारी जो डिफेंस पावर है क्या कैपेबल है उसको जवाब दे सकती है? क्या टू फ्रंट के ऊपर भारत इस वार को, यानी कि किसी भी तरह के वार को, क्या वो झेल सकती है? क्या सफिशिएंट है, भारत के पास कैपेसिटी है? तो देखिए इसके लिए तो कहा जा रहा है कि हमारे जो आर्मी चीफ है उनका कहना है कि भारत जो है टू फ्रंट वार के लिए सफिशिएंट है, कैपेबल है, भारत लड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि देखिए ये बात तो और है, लेकिन फैक्ट चेक वो चीज़ फिर ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो जाती है। तो कहने का मतलब है ये सिर्फ केवल अल्फाजों में ना हो, बल्कि ग्राउंड पर हो कि अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो भारत को चाहिए कि टू फ्रंट, अगर किसी एक कंट्री के साथ अगर वार की अगर खतरा, अगर सिचुएशन अगर ऐसी बनती है किसी देश के साथ, तो भारत को तैयारी केवल उस देश के लिए नहीं होनी चाहिए, तैयारी बल्कि टू फ्रंट के लिए होनी चाहिए। बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती है कि जो है कोई और देश भी जो है हमारे ऊपर जो है उस चीज़ को जो है अटैक कर सकता है। तो चीज़ों को बिल्कुल जो है प्रिपेयर, टू फ्रंट वार के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। तो
तो कहा जा रहा है कि चाइना के साथ अगर बॉर्डर क्लेश हुआ, अगर आगे चलकर रिश्ते और ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से चुनौती बढ़ सकती है। तो क्या भारत के पास ये कैपेसिटीज़ है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और इसको भी भारत बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। सिचुएशन कभी भी किसी और भी बिगड़ सकती है, तो ये बात कही जा रही है। तो देखिए 1971 में जब बांग्लादेश का जो वहाँ पर जो स्थिति बनी थी, और इसके लिए अब बांग्लादेश को आज़ाद करने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसमें क्या हुआ था कि भारत ने टू फ्रंट दोनों तौर से जो है मजबूती प्रदान की थी। पहला ये था कि भारत ने पहले यूएसएसआर से 1972 की हमारी 1970 में हमारी ट्रीटी थी यूएसएसआर के साथ, फ्रेंडशिप ट्रीटी। तो फ्रेंडशिप ट्रीटी होने की वजह से जो है यूएसएसआर का सपोर्ट हमारे साथ था, ठीक है। और इस जो पाकिस्तान ने जो अमेरिका से जब सपोर्ट मांगा और चाइना का इम्कान था मदद, ये लग रहा था कि चाइना भी जो है पाकिस्तान की मदद कर सकता है, लेकिन यूएसएसआर की वजह से, जो कि ट्रीटी थी हमारी यूएसएसआर के साथ, तो इसके वजह से जो है टू फ्रंट तैयारी हमारी थी और हम ये वार जीत गए। 1971 का वार जो है हम जीत गए और बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद करा दिया। तो उसी तरीके से ये हमेशा से जो है भारत को ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि कैपेसिटीज़ हमारी इनहेंस करने की ज़रूरत है और टू फ्रंट वार की कैपेसिटीज़ जो है भारत को इनहेंस करने की ज़रूरत है। सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है, तो ये बात कही जा रही है, ठीक है। तो चलिए आज का आर्टिकल समाप्त हुआ। थैंक यू।